आज हम जिस टॉपिक और जिस क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं वो है कि अगर आपको कोई इंक्लाइन प्लेन दिया हो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन दिया हो और उस पर किसी बॉडी की हमें प्योर रोलिंग करानी हो तो क्या क्या फैक्टर उसमें से पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। यानी कि हम ये बात क्या करने वाले हैं, प्योर रोलिंग ओवर एन इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। तो प्योर रोलिंग पर बात होगी, इंक्लाइन सरफेस पर बात होगी, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट में, एम्स में पूछे गए हैं बहुत आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पर जब मैं आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, चाहे मैं डिस्क की बात करूं, रिंग की बात करूं, सॉलिड सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, किसी भी टाइप की कोई भी बॉडी हो, उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें अभी थोड़ी देर के लिए इस तरह से समझना है, ईटा इंटू एम आर स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, इससे बच्चों फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बात की रिंग की, किसकी बात की, रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, क्या लिखते हो आप उसे, एम आर स्क्वायर। यानी कि बच्चों अगर आप देखो तो एम आर स्क्वायर को छोड़ करके ये जो नंबर लिखा हुआ है यहां पर, नंबर कितना है 1, एम आर स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, यानी इसके लिए ईटा कितना हो गया 1। बच्चों इसी तरह से अगर मैं डिस्क की बात करूं, ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहां पर ईटा कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया। इसी तरह से सपोज मैं यहां पर, अच्छा जो बच्चों रिंग का होगा ना वही आपको हॉलो सिलेंडर का भी मिलेगा, हॉलो सिलेंडर का भी वही होगा। जो आपको डिस्क का मिल रहा है वही किसका मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर का मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉलो स्फीयर और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। बच्चों जो हॉलो स्फीयर होता है हमें पता उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो ईटा हो गया वो कितना हो गया 2/3। और इसी तरह जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी कि इसके लिए जो ये नंबर हो गया वो कितना हो गया 2/5। ये नंबर की अभी मैं थोड़ी देर में आपको इंपॉर्टेंस समझा दूंगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। ये मतलब हमें पता होना चाहिए, जैसे ही कोई बोले रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर क्या होगा 1, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की बात करें हाफ, हॉलो स्फीयर 2/3, सॉलिड स्फीयर 2/5। मेनली बच्चों इन्हीं में बात होगी। तो टोटल अपने पास 6 बॉडीज हैं, क्या क्या है, रिंग, हॉलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। इन 6 बॉडी में ही घूम फिर के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात समझ में आती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जरा बच्चों समझो, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, प्योर रोलिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग, ठीक है। वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं, कैसी सरफेस पर बात कर रहे हैं कि अगर अपने कोई इंक्लाइंड सरफेस दी है, इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से सपोज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और बच्चों यहां पर कोई बॉडी है, राउंड शेप बॉडी है, कैसी बॉडी है, राउंड शेप बॉडी है, और ये यहां पर प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है। तो दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। हमें पता है बच्चों ये बॉडी चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया कि बॉडी नीचे की ओर आ रही है, v स्पीड से आ रही है, यानी सेंटर की स्पीड क्या है v, और सेंटर के अबाउट बॉडी घूम रही है तो उसका एक ओमेगा भी होगा, ठीक है, और इसकी एक रेडियस भी होगी। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, v = r ओमेगा। बहुत ज्यादा नहीं सोचना आपको, सिंपल से याद रखो, प्योर रोलिंग में ये जो पॉइंट होता है ये रेस्ट में रहता है। जो भी पॉइंट बॉडी का सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तभी तो हम लिखते हैं कि डाउनवर्ड कितना मिला v, और अप द प्लेन कितना मिला r ओमेगा, क्योंकि नेट स्पीड 0 रखनी है इस पॉइंट पर, क्योंकि इसको रेस्ट में रखना है, तो v शुड बी इक्वल टू r ओमेगा। और बच्चों इसी तरह से अगर ये v ना होके एक्सेलरेशन a होता, अगर ओमेगा ना दे करके वो आपको यहाँ पर अल्फा देता, तो आप लिख देते a = r अल्फा। क्या ये बात समझ में आती है आपको। यानी कि अगर आप प्योर रोलिंग की बात कर रहे हो तो इंक्लाइंड सरफेस पर v = r ओमेगा और a = r अल्फा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2 पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना एक्सेलरेशन के बारे में, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर यहां पर किसी भी तरह की कोई राउंड शेप बॉडी है, ठीक है।
अब देखो बच्चों, बॉडी ऊपर की ओर जाए या बॉडी नीचे की ओर आए, अप द प्लेन जाए चाहे डाउन द प्लेन जाए, मोशन अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है। जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो बच्चों डाउन द प्लेन होगा। क्या होगा? डाउन द प्लेन। ठीक है, यानी कि प्योर रोलिंग के लिए जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? डाउन द प्लेन। यानी एक्सेलरेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आई इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसी है? डाउन द प्लेन। कैसी डायरेक्शन है बच्चों? डाउन द प्लेन। ठीक है ना, प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जरा समझना दूसरा पॉइंट, ये जो एक्सेलरेशन है ये जी साइन थीटा के इक्वल है या जी साइन थीटा से कम है या जी साइन थीटा से ज्यादा है? तो बच्चों ये जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा से कम होता है। मतलब यहां पर जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा नहीं होगा, क्या होगा? जी साइन थीटा से कुछ कम होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ए होता कितना है। सोचो बच्चों, अगर ये तो रफ सरफेस है, कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है ना, तो रफ सरफेस पर ही प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग जो हम ले रहे हैं वो रफ सरफेस पर ही पॉसिबल है। बच्चों अगर ये स्मूथ सरफेस होती, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये सरफेस रफ ना होके क्या होती, ये सरफेस रफ ना होके बच्चों अगर स्मूथ होती, ठीक है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस होती, तो फिर ये जो बॉडी है ये स्लिप करते हुए नीचे आती। बात समझ में आ रही? ऐसे स्लिप करते हुए नीचे आती, तब इसका जो एक्सप्रेशन होता बच्चों वो जी साइन थीटा होता। कितना होता? जी साइन थीटा। अगर बॉडी ऐसे स्लिप करते हुए नीचे आती तो एक्सप्रेशन कितना होता? जी साइन थीटा। अगर स्मूथ सरफेस पर स्लिप करते हुए आती तो एक्सप्रेशन कितना होता? जी साइन थीटा। लेकिन अगर रफ सरफेस पर प्योर रोलिंग करते हुए आएगी तो एक्सप्रेशन जी साइन थीटा होगा? नहीं, जी साइन थीटा से कम होगा। अब कितना होगा? देखो कितना एक्सप्रेशन होगा, आपको ऐसे लिखना है जी साइन थीटा। पहले तो ये लिख लो जी साइन थीटा, है ना, जो स्मूथ सरफेस पर होता है, और हम इसमें डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1 प्लस वही नंबर जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। बात समझ में? मैं उसी नंबर की बात कर रहा हूं, यानी कि जी साइन थीटा। भाई अगर स्मूथ सरफेस होती तो स्लिप करते हुए नीचे आती, कितने से आती? जी साइन थीटा से। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो बॉडी प्योर रोलिंग करते हुए रफ सरफेस पर अगर आ रही है तो एक्सप्रेशन कितना होगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस और ये वाला नंबर, जो भी ये नंबर है आप उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये अपने को एक्सप्रेशन मिल गया। क्या यहां तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। अब है फ्रिक्शन। अब क्या पॉइंट लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं? फ्रिक्शन। बहुत ध्यान से समझना। ये बताओ, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर बॉडी स्मूथ सरफेस पर होती तो एक्सेलरेशन कितना होता? जी साइन थीटा। लेकिन प्योर रोलिंग करते टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या है? जी साइन थीटा से कुछ कम है। और सोचो अगर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम है तो एक्सेलरेशन कम क्यों हुआ? जरूर पीछे कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा है। यानी कि अगर ये बॉडी है बच्चों, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा नहीं है, जी साइन थीटा से कम है। अगर ए की वैल्यू जी साइन थीटा से कम है, इट मींस इसको कम करने के लिए एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा होगा। इट मींस, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो, बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा, डाउन द प्लेन होगा, और जी साइन थीटा से कम होगा। अब सोचो अगर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन हमेशा अप द प्लेन लगेगा। यानी कि जो बच्चों फ्रिक्शन है वो ऑलवेज कैसा होगा? अप द प्लेन होगा। कैसा होगा? अप द प्लेन होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। अच्छा देखो, बॉडी यहां पर प्योर रोलिंग कर रही है बच्चों। प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी बॉडी स्लिप नहीं करनी चाहिए। और बताओ बच्चों, अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रही है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? तो आप कहोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि जब बॉडी स्लिप नहीं करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर बॉडी स्लिप कर रही होती तो कौन सा होता? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? अप द प्लेन होगा। और कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से पैटर्न को समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा mg sin थीटा
ठीक है, इतना तो लिख लोगे। mg sin थीटा डाउन द प्लेन लगता है तो हमने mg sin थीटा लिख लिया। और नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना हो, 1 प्लस, बच्चों यहां पर क्या लिख रहे थे, एक्सेलरेशन लिखते टाइम क्या लिख रहे थे, थीटा। और जब आप फ्रिक्शन लिखोगे तो इसी का 1 अपॉन लिखोगे। क्या लिखोगे, इसी का 1 अपॉन। बात समझ में? यानी फ्रिक्शन लिखते टाइम 1 प्लस 1 बाई ईटा करना है। ठीक है, बस इस बात का खास ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन लिखेंगे तो 1 प्लस ईटा है ना, और अगर फ्रिक्शन लिखेंगे तो उसका उल्टा ले लेना, यानी कि 1 प्लस 1 बाई ईटा। ठीक है, फ्रिक्शन समझ में आ गया। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, फ्रिक्शन कैसा लगेगा, अप द प्लेन लगेगा, कैसा होगा, स्टैटिक होगा, और वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। बच्चों फ्रिक्शन के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। बच्चों देखो, आप ये बात तो समझ गए हो कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को प्योर रोलिंग करानी है तो हमें वहां पर फ्रिक्शन तो रखना ही होगा, यानी रफनेस होनी चाहिए। तो रफनेस कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में क्या बताया गया कि म्यू एस की वैल्यू कम से कम इतनी हो, नहीं तो उससे ज्यादा हो। कम से कम इसके इक्वल हो, नहीं तो उससे ज्यादा हो। अब किससे ज्यादा हो, कम से कम किसके इक्वल हो, तो इसके लिए आपको याद रखना है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय ईटा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है बच्चों। कई बार आपने म्यू को tan थीटा से रिलेट किया होगा ना, तो यहां पर म्यू tan थीटा के इक्वल नहीं है। म्यू किसके इक्वल है, tan थीटा डिवाइडेड बाय जो चीज आपने फ्रिक्शन में लिखी थी ना 1 प्लस 1 बाई ईटा, वही चीज आपको कहां लिखनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट में। यानी कि कम से कम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कम से कम म्यू कितना होना चाहिए, tan थीटा बाय 1 प्लस 1 अपॉन ईटा, या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्योर रोलिंग होती रहेगी। बात समझ में आ गई, प्योर रोलिंग यहां पर होती रहेगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली। एक तो हमें पता चल गया एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू आर अल्फा, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस वो नंबर, याद रहेगा। और फ्रिक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर, या उसका उल्टा, उसका उल्टा 1 अपॉन नंबर लिखना है। और जब आपको म्यू लिखना है तो कम से कम म्यू कितना होना चाहिए, tan थीटा, नहीं tan थीटा डिवाइडेड बाय वही नंबर जो आपने फ्रिक्शन में लिखा था। ठीक है, अब जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो, दो कंडीशंस कई बार क्वेश्चन में दी जाती है। कौन सी दो कंडीशन, कई बार क्या होता है कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है बच्चों, और यहां पर बॉडी को, यहां से मान लीजिए बॉडी को उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, बॉडी को यहां से रेस्ट से छोड़ दिया, ध्यान से समझना, रेस्ट से छोड़ दिया। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो बॉडी जब यहां पर सपोज बॉटम तक आ गई बॉडी, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। कितनी स्पीड हो गई, v। अब मैं इसी स्पीड पर आपसे बात करने वाला हूं। देखो, मेनली यहां पर दो तरह के डिस्टेंसेस आपको दे सकता है। कौन सी दो तरह की डिस्टेंस, पहला, अगर हम यहां देखें कि सेंटर इस डायरेक्शन में कितना आया है, यानी कि जो सेंटर है वो प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस चल रहा है। सपोज प्लेन के अलोंग l डिस्टेंस चल रहा है। कितनी डिस्टेंस चल रहा है, प्लेन के अलोंग l डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये, इसको हाइट भी आप बोल सकते हो ना, वर्टिकल हाइट बोल सकते हो, वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये l है, ये थीटा है, ये h है। बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, h जो होगा बच्चों क्या होगा, l साइन थीटा, है ना। एक तो ये रिलेशन है। अब जरा बात को समझना, हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउन द प्लेन होगा। तो अगर मैं v फाइंड करना चाहूं, देखो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। तो आपने मोशन इन वन डायमेंशन में बच्चों पढ़ रखा होगा कि अगर किसी की इनिशियल स्पीड 0 है तो फाइनल स्पीड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2a इंटू कितना डिस्टेंस चल रहा है, l। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ना, √2a। आपने शायद s पढ़ रखा होगा तो s लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। s क्या है, प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है। ठीक है, तो एक तो बच्चों इस तरह से स्पीड निकाल सकते हो, a आपको पता ही है, रख देना s और मिल जाएगी स्पीड। अच्छा, इसी को अगर मैं h के टर्म में फाइंड करूं तो देखो क्या आएगा। हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, a कितना है बताओ, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, ऐसे ही तो लिखेंगे। और बताओ s क्या है, यहां पर l है,
ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्या आपको यहाँ पर L sin थीटा दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। L sin थीटा कितना है? h। L sin थीटा कितना है? h। मतलब बच्चों जो स्पीड आ गई यहाँ पर वो कितनी हो गई? अंडर रूट, देखो ये तो h हो गया, यानी कि स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा। और याद रखना बहुत आसान है, याद करो, इस तरह की चीज तो हमने पहले भी आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रखी है कि अगर मैं h हाइट से गिराऊं किसी को तो जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होती थी? अंडर रूट 2gh, है ना। और बच्चों अगर यहां पर देखो तो स्पीड कितनी आ रही? अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर तो याद ही रहेगा, ये तो एक्सेलरेशन में भी आया था, वेलोसिटी में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, इतनी स्पीड। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि अगर सपोज आपसे इसमें ये पूछा गया कि हमने जब बॉडी बॉटम पर थी, है ना, यहां पर सपोज हमने इसको v वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी? v वेलोसिटी। अब देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि अगर हमने v वेलोसिटी दी है तो मैक्सिमम कितना चल पाएगी है? तो बच्चों एक बात बताओ, जब ये चलते चलते रुक जाएगी तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो इसमें दो चीजें पूछ सकता है। पहला कि उसने प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज ये डिस्टेंस l है, या आप इसको s लेट करना चाहे तो s लेट कर ले। और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गई है, मतलब कि h, और ये एंगल तो हमें पता ही है थीटा। तो बच्चों बहुत आसान, याद करो सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर v स्पीड हम दें तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? v²/2g, सुन रखा है ना ये। तो यहां पर भी वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन के लॉन्ग मैक्सिमम कितना जाएगा, ध्यान से समझना, इधर आपने कितनी स्पीड दी v, और पीछे की ओर रिटार्डेशन बच्चों कितना है? a, क्योंकि एक्सलेशन हमेशा किधर होगा? रिटार्डेशन हमेशा किधर होगा? डाउन द प्लेन होगा। किधर होगा? डाउन द प्लेन। तो अब देखो ये a लगातार स्पीड को कम करेगा तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा रुकने से पहले? v²/2 इंटू a, मतलब स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑपोजिट एक्सलेशन, ठीक है। ऐसे कर लो। और आप चाहो तो एक बार s मिल गया तो बच्चों h क्या होगा बताओ? अगर h निकालने को बोला जाए तो कर सकते हैं। कैसे? h क्या है बच्चों? s का साइन थीटा, है कि नहीं, और s क्या है? v²/2a। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चों में याद रखने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एक टर्म होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? हाफ mv², इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। v किसका है? सेंटर ऑफ मास का। फिर इसके बाद बच्चों एक टर्म आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखना, ध्यान से समझना। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है और v = r⍵ सेट है, ध्यान से समझना। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है और कंडीशन क्या है? v = r⍵, तो हम रोटेशनल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? बहुत आसान तरीका, क्या करो, ट्रांसलेशनल एनर्जी लिखना आता है, बिल्कुल आता है, हाफ mv²। इसमें बस आप उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, इस ईटा का मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में? मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल लिखना हो तो हाफ mv² और रोटेशनल लिखना हो तो उसका ईटा टाइम्स। और बच्चों बताओ अगर मैं यहीं से टोटल एनर्जी फाइंड करूं, कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी, तो क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv², और रोटेशनल क्या है? ईटा टाइम्स हाफ mv²। बच्चों इसमें से अगर मैं हाफ mv² कॉमन कर लूं तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस ईटा, ठीक है। सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए। एक लास्ट पॉइंट और बचा है, वो भी देख लो। क्या पॉइंट है कि अगर इंक्लाइंड सरफेस पर मैं यहां से किसी बॉडी को बच्चों रिलीज करूं, ठीक है, समझना, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 0, और मान लो बॉडी यहां तक पहुंचे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां का जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, सपोज वो h है, तो बॉडी अपनी जगह से कितना नीचे आई है? h डिस्टेंस नीचे आई है। अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल एनर्जी कितने से डिक्रीज की है,
तो आप कहोगे mgh, है ना। ग्रेविटेशनल एनर्जी कितने से डिक्रीज कर गई, mgh से, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज करेगी, mgh से। बात समझ गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी कितने से डिक्रीज की, mgh से, तो काइनेटिक बढ़ेगी कितने से, mgh से। लेकिन ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई, तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो। आई होप कि सारे पॉइंट्स मैंने थोड़ा स्पीड में समराइज किए हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता। तो चलिए नीट और एम्स के आए हुए सभी क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, फटाफट उनके आंसर फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, जितने भी नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्योर रोलिंग ओवर इंक्लाइंड प्लेन, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताता जा रहा हूं, सभी पॉइंट्स आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, फिर इन क्वेश्चंस को देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या गिवन है, स्पीड हमने एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको 4 मीटर पर सेकेंड की अपवर्ड स्पीड दी है, अप द प्लेन स्पीड दी है, और बच्चों ये एंगल कितना है 30। हमसे पूछ रहा है कि ये रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि हमसे ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम याद करिए, सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr², यानी कि ईटा कितना हो गया बच्चों, हाफ। अपने मतलब की बात पकड़नी है हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ए होगा। ए कैसे फाइंड करते थे, याद करो क्या था, g sin थीटा बाय 1 प्लस ये नंबर 1/2, ये तो था ना, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ये नंबर, और इसका नंबर कितना है, हाफ। अब चलो आगे बढ़ते हैं, g कितना 10 sin 30 बच्चों 1/2, नीचे कितना आ गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ गया 10/3। क्या यहां तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब जब हमें a मिल गया तो क्या हम s नहीं निकाल सकते, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। s क्या होगा, जितनी स्पीड दी है उसका स्क्वायर बाय 2 इंटू ऑपोजिट डायरेक्शन में a, यही तो लगाएंगे। चलो देखो स्पीड कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू a कितना 10/3। अब तो बच्चों इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्या अपने पास है, देखो 4 का स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना आ गया, ऊपर बच्चों आ गया ये 8, है ना, 8 और इंटू 3 कितना हो गया 24/10, तो बच्चों s कितना आ गया 2.4 मीटर। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है, एक सॉलिड स्फीयर है और वो प्योर रोलिंग में है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, कह रहा है KT ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, KR रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हमसे पूछा KT अपॉन KR प्लस KT क्या होगा। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में क्या होती है, ईटा टाइम्स हाफ mv²। होती है कि नहीं होती। इट मींस अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी KT, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होगी, ईटा टाइम्स KT, यानी ईटा टाइम्स KT। अब देखो KT 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 कैंसिल, कितना आया 1 प्लस 1 अपॉन ईटा प्लस 1, यही तो आया। अब बच्चों बताओ क्या बॉडी अपने पास, सॉलिड स्फीयर। याद करिए सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr², क्या होता है 2/5 mr²। तो नंबर क्या मिला 2/5, ईटा कितना 2/5, तो बताओ क्या आएगा 1 अपॉन 2/5 प्लस 1, यानी कि 5/7। समझ में आता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या क्वेश्चन अपने पास है बच्चों, यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। यहां से इसको हमने रिलीज कर दिया। क्या बोल रहा है, कह रहा है ये जब 6 मीटर डिस्टेंस नीचे आता है तो इसका ओमेगा क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पता है बच्चों v = r ओमेगा, यानी कि अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है तो मुझे स्पीड पता होनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पर हमें स्पीड फाइंड करनी होगी। और स्पीड का सिंपल तरीका क्या लिखेंगे बताओ, v = क्या होता है √2 इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a इंटू इसी डायरेक्शन में कितना नीचे आया है s, यही तो मेथड बताया था 2as। अब जरा बच्चों ये बताओ एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा बाय 1 प्लस ईटा, यही तो होता है।
इंटू एस, बताओ कितना डिस्टेंस आया है 6 मीटर। चलो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करें। देखो 2g मतलब कि 10 साइन 30 बच्चों 1/2, 1 प्लस कौन सी बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर के साथ क्या लिखा है हाफ, यहां लिख लो हाफ इंटू एस। एस कितना है बच्चों यहां पर 6 मीटर। ध्यान से देखो इसको बच्चों, ये हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हाफ से हाफ यहां पर, ये हाफ ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास इधर क्या बचा 3/2, कितना बचा 3/2 बच्चों, ये 2 ऊपर आ गया 20 बन गया और 3 से 6 गया 2 बचा, 2 इंटू 20 √40, यानी कि बच्चों स्पीड आ गई √40। क्या यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बताओ रेडियस कितनी है 5, यानी कि जो बच्चों ओमेगा होगा वो अपने पास कितना आएगा, स्पीड कितनी आ रही है √40 और r अपने पास कितना है 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है इस तरह से। अब देखो 5/100 कितना 1/20, 20 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 20 √40, ठीक है सिंपल सा। तो ओमेगा अपने पास आ गया। अब बच्चों आप इसी में अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 4 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10 है ना, 40 को लिख दिया 4 इंटू 10, 4 का रूट कितना हो गया बच्चों 2, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, तो ये अपने पास आ गया 40 √10, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। बच्चों देखो यहाँ पर अपने को सेम इंक्लिनेशन के रफ प्लेन पर 2 बॉडी दी गई हैं, दोनों के मास सेम है, रेडियस सेम है, एक डिस्क है और दूसरी बॉडी क्या है स्फीयर है। बच्चों जैसे ही आपको दिखे ना सबसे पहले वो फैक्टर लिख लिया करो। बताओ डिस्क के लिए ईटा कितना होगा 1/2 और ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, सॉलिड स्फीयर है तो इसका ईटा कितना होगा 2/5। क्या यहां तक समझ में आता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर डिस्क और स्फीयर दोनों को एक साथ छोड़ा जाए t = 0 पर, तो बच्चों हमें बताना है कि कौन सी बॉडी पहले ग्राउंड पर पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए इसको t1 टाइम लग रहा है, इसको t2 टाइम लग रहा है, तो आपको बताना है कौन पहले पहुंचेगी, मतलब किसको कम टाइम लगेगा। बहुत आसान। सबसे पहले आप ध्यान से देखो बच्चों, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी तो दोनों में सेम होगी। क्या चीज सेम है दोनों में, दोनों को सेम डिस्टेंस नीचे आना है, यानी कि s दोनों का सेम है। अब बच्चों क्या मैं s = हाफ AT² लगा सकता हूं, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है इसलिए मैं s = हाफ AT² लगा सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों को सेम डिस्टेंस नीचे आना है, यानी s दोनों का क्या हो गया बच्चों सेम हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर s सेम है इसका मतलब a × t² भी दोनों बॉडी के लिए क्या होगा सेम होगा, तो बस सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि जिसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे सेम रहे। यहां तक कि आप अगर चाहो तो t² अगर देखें तो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों 1/a के, तो t किसके प्रोपोर्शनल है 1/√a के, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसे टाइम लगेगा कम, जिसका एक्सेलरेशन कम उसे टाइम लगेगा ज्यादा, है ना। इसका मतलब बताओ पहले कौन सी बॉडी नीचे पहुंचेगी, किसको कम टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, जिसका a ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा। यहां तक कि आप टाइम का रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में कोई नीड नहीं है, आपसे सिंपली पूछ रहा है किसमें ज्यादा टाइम लगेगा किसमें कम टाइम, कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी। बताओ कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी, जिसको कम टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, जिसका a ज्यादा होगा। अब हमें पता है बच्चों a का फॉर्मूला क्या बताया था प्योर रोलिंग में, g sin θ/1 + ईटा। बच्चों अगर आप देखें तो ये तो सेम है दोनों के लिए, मेन फैक्टर क्या है ईटा। और अगर आप देखो तो देखो यहां पर समझो अच्छे से, डिस्क का कितना है 1/2 यानी कि 0.5 और सॉलिड स्फीयर का क्या 2/5 यानी कि 0.4। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, जिसके लिए जैसे मान लीजिए डिस्क है तो डिस्क के लिए यहां पर कितना रखोगे 0.5 और सॉलिड स्फीयर लोगे तो यहां क्या रखोगे 0.4, यानी कि सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं देखूं तो मैं 0.4 रखूंगा, डिस्क के लिए अगर मैं देखूं तो क्या रखूंगा मैं यहां पर बच्चों 0.5 रखूंगा। अब खुद सोच लो, ध्यान से समझो, जिसका ईटा कम होगा, जिसका ईटा कम होगा 0.4,
उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी सॉलिड स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगा। बात समझ में आई? जिसका ईटा कम होगा, जिसका ईटा कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, पूरी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और बच्चों एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा और वही बॉडी पहले पहुंचेगी, यानी कि सॉलिड स्फीयर जो है वो पहले पहुंचेगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि उसका ईटा कम है। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर है, तो जैसे ही बोला सॉलिड स्फीयर तुरंत लिखो ईटा कितना होगा 2/5। अब क्या कह रहा है कि जब ये सॉलिड स्फीयर स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पर चलता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है a1। तो बच्चों एक बात बताओ, स्मूथ सरफेस पर मैंने कितना एक्सेलरेशन बताया था g sin थीटा, अगर स्मूथ सरफेस पर छोड़ दे तो एक्सेलरेशन कितना होगा g sin थीटा। और ये कह रहा है अगर रफ सरफेस पर प्योर रोलिंग करते हुए चलता है तो एक्सेलरेशन कितना है a2। तो बच्चों एक बात बताओ a2 क्या होगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, यही तो होता है। तो हमसे पूछा है दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो क्या है, बहुत आसान, क्या करना है बताओ, a2 तो ये हो गया, और क्या मैं g sin थीटा की जगह a1 लिख दूं, बिल्कुल लिख दूं। और बताओ ईटा कितना होगा 2/5। तो बच्चों ये कितना हुआ a1 अपॉन 1 प्लस 2/5 कितना हुआ 7/5, 5 ऊपर आ गया। तो अगर आप देखो तो a2/1 कितना हुआ बच्चों 5/7। ठीक है, समझ में आता है, सिंपल सा तरीका। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है बच्चों, यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है और ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर को हमने यहां पर प्योर रोलिंग करते हुए, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, यहां से छोड़ दिया, सरफेस सफिशिएंट रफ है, यानी कि यहां पर प्योर रोलिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्योर रोलिंग यहां पर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बॉडी प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। हमसे इसमें कहा गया है कि जब ये h वर्टिकली नीचे आ जाती है तब इसकी स्पीड कितनी होगी, क्या फाइंड करना है स्पीड, बहुत आसान। याद करो मैंने क्या मेथड बताया था, मैंने आपसे कहा था कभी h के टर्म में निकालना हो तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू क्या करोगे, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या बताया था √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, डायरेक्ट स्पीड यहां से मिल जाएगी, है ना भाई। अगर डायरेक्ट नीचे आ जाती है ना, डायरेक्ट बिना प्योर रोलिंग के डायरेक्ट नीचे आती तो स्पीड क्या होती √2gh, और अगर प्योर रोलिंग करते हुए इंक्लाइन पर नीचे आएगी तो क्या होगा 1 प्लस थीटा से और डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहां से फाइंड कर सकते हो। और आपको लग रहा नहीं सर मान लो मैं याद ना रहा तो उसका एक और तरीका देखो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉडी जब नीचे आई तो इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी कितने से बच्चों कम हुई, mgh से। क्या ये बात समझ में आती है, mgh से कम हुई। और ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh से कम हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक तो हाफ mv² होगा ट्रांसलेशन, और ईटा इंटू हाफ mv² होगा मतलब रोटेशन। तो बच्चों यहां से भी आपको आंसर दिख ही रहा है क्लियर। अगर आप इसमें से हाफ mv² कॉमन कर लो तो कितना आया 1 प्लस ईटा, m से m कैंसिल हो गया, बताओ v कितना आ गया √2gh बाय 1 प्लस ईटा। ऐसे भी कर सकते हो। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दें तो कितना आया 2gh बाय, क्या है बॉडी सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ 2/5 लिख दो, 1 प्लस 2/5 करोगे तो कितना आएगा 7/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 10gh बाय 7। ठीक है, स्पीड मिल गई यहाँ से। अच्छा बच्चों अगर यहीं पर आपसे ये पूछ लेता, वैसे पूछा नहीं है, मान लो अगर पूछ लेता कि सरफेस में मिनिमम कितनी रफनेस होनी चाहिए, मान लीजिए आप पूछ ले म्यू कम से कम क्या होना चाहिए, तो याद करिए इसका क्या तरीका मैंने बताया था कि tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या था 1 प्लस ईटा था, नहीं ईटा का 1 अपॉन था, तो इसका ईटा कितना है 2/5, तो उसका उल्टा करो 5/2, यानी कि ये आएगा आंसर, यानी कि बच्चों 2/7 tan थीटा, इतना आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आता है। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट फिर भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था तो एक बार उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बच्चों यहाँ पर एक डिस्क है अपने पास, ठीक है, क्या है एक डिस्क है और ये रफ सरफेस है। ठीक है, एंगल ये थीटा आपको दे रखा है, आप इसको 30 ले लें, थीटा इक्वल टू 30। बच्चों हमसे ये पूछा गया है, दो चीजें इसमें पूछी गई। सबसे पहला फॉर प्योर रोलिंग, है ना, जितनी भी आज हमने डिस्कशन किया वो सब किस पर किया बच्चों, प्योर रोलिंग पर किया है। तो कह रहा प्योर रोलिंग के लिए सबसे पहले पूछा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए,
और दूसरा हमसे पूछ रहा है कम से कम म्यू कितना होना चाहिए जिससे प्योर रोलिंग हो पाए। बहुत आसान, लेकिन याद रखिए फ्रिक्शन लिखते टाइम कि यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है। क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बताओ इसका ईटा जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/2 डिस्क है। अब बताइए फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या लिखते हैं, ईटा लिखते हैं, नहीं यहां पर लिखते हैं 1 ईटा। बस इस जगह थोड़ा केयरफुल रहना, बाकी तो ठीक है। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दे, कितना आएगा mg sin 30 कितना होगा 1/2 और नीचे 1 प्लस बताओ ईटा कितना है 1/2 तो 1 ईटा कितना होगा 2। तो बच्चों ये अपने पास कितना हो गया mg/6 भाई 2 यहां से मिलेगा और 3 यहां से मिलेगा, यानी mg/6 का फ्रिक्शन होगा। ये बात समझ में आती है। उसके बाद हमसे पूछा कम से कम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, तो क्या तरीका बताया था इसका मैंने आपको, tan θ/1 प्लस ईटा नहीं 1/ईटा। चलिए वैल्यू पुट करिए, tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा कितना 1/2 तो 1/ईटा 2। बच्चों नीचे कितना 3 और tan 30 कितना होता है 1/√3, यानी आंसर कितना आएगा 1/3√3। तो ये क्या हो गया मिनिमम म्यू। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए इसके अंदर, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।